आज बीएससी पार्ट 2 के सेकंड लेक्चर में मैं डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि आज हम लोग प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के गुण कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस सीरीज में जैसा कि आपको पता है यह सीरीज फर्स्ट सीरीज जो है वह एटॉमिक नंबर 21 स्कैंडियम से शुरू होती है और जिंक पर ख़त्म होती है, क्योंकि जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि जिंक हमारा डी ब्लॉक का तत्व है, संक्रमण तत्व नहीं है। तो यह स्कैंडियम से लेकर और जिंक तक के जो 10 तत्व हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। तो यदि हम एटॉमिक नंबर बढ़ते क्रम में स्कैंडियम से और जिंक की तरफ चलते हैं तो आप देखते हैं परमाणु क्रमांक में तो निश्चित रूप से वृद्धि हो रही है, और परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ जो चीज़ देखने में आती है वो है कि इसकी जो परमाणु त्रिज्या के मान हैं वो परमाणु त्रिज्या के मान शुरू में कम होते हैं। जैसे कि आप देख लो स्कैंडियम पे 1.62 है, टाइटेनियम पर 1.47 है, काफ़ी कम हो गया है। फिर वेनेडियम पे 1.34 है, कम हो रहा है। क्रोमियम पर 1.27 है। लेकिन उसके बाद यदि हम लोग देखें मध्य के तत्वों के आकार लगभग स्थिर होते हैं, तो आप देखेंगे कि क्रोमियम के बाद मैग्नीज, आयरन और कोबाल्ट, इन तीनों की जो वैल्यूज़ हैं वो लगभग कांस्टेंट हैं, और निकल की थोड़ी फिर और कम हुई है, वो भी लगभग कांस्टेंट के आसपास है, और श्रेणी के अंत में आकार बढ़ता है। कॉपर और जिंक के मानों में हम देखते हैं कि वृद्धि होती है। तो इस परमाणुीय साइज जो एटॉमिक साइज है, उस एटॉमिक साइज को जैसा कि अपन लोग जानते हैं किस किस तरह डिफाइन करेंगे एटॉमिक साइज को। एटॉमिक साइज को हम बताएंगे कि हमारे पास जो नाभिक है, नाभिक से और जो फारदेस्ट इलेक्ट्रॉन जिस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, ऑर्बिटल में है, उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो उसकी एटॉमिक साइज किसी एटम की कहलाती है। तो इस पर दो फैक्टर्स इसको इफेक्ट करते हैं। पहला है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या सॉरी इसको कहेंगे आप न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स, और दूसरा है स्क्रीनिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव। इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इन दोनों फैक्टर्स पर यह डिपेंड करता है एटॉमिक साइज, जिसमें पहला फैक्टर भी हम लोग देखें नाभ की आकर्षण बल। यदि आप इसके बारे में देखेंगे तो जैसा कि आपको पता है कि नाभिक में हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल होता है, इसलिए नाभिकीय आकर्षण बल केवल और केवल नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। और यदि हम एक आवर्त में बाएं से दाएं चलेंगे तो उसका जो प्रिंसिपल शेल है उसकी वैल्यू तो नहीं बदलती है, लेकिन परमाणु क्रमांक बढ़ने से प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, जिससे नाभिकीय आकर्षण बल का मान बढ़ता है और परमाणु का आकार छोटा हो जाता है। परमाणु क्रमांक नाभिक आकर्षण में बढ़ता है और परमाणु का आकार छोटा होता है। तो पहला इफेक्ट तो क्या डालेगा ये कि यदि हम इधर से लेफ्ट टू राइट चलेंगे, यदि इस एक्सक्लूसिव वैल्यू को देखेंगे तो इसकी वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है और परमाणु का आकार छोटा होगा। लेकिन हमारे साथ इसके साथ दूसरा इफेक्ट है जो इसका एक तरह से हम कह सकते हैं कि अपोजिट इफेक्ट है। एकदम समझने के हिसाब से कह सकते हैं, एग्जैक्टली तो अपोजिट नहीं होता है। तो दूसरा इफेक्ट हमारा है परिरक्षण प्रभाव, जिसको स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि संक्रमण तत्वों में जो इलेक्ट्रॉन है, जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है एक 21 से लेकर 30 तक के बीच में, वो हमारा आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में नहीं जाता है, बल्कि उसके स्थान पर वो हमारे पास जो इनर शेल है, पेंट्यूमुलेट शेल है, जो कि हमारे पास n-1 शेल है, जिसको हम पेंट्यूमुलेट शेल बोलते हैं, उस कक्षकों में जाते हैं, और जिसके कारण से
बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों पर प्रतिकर्षण बल का मान बढ़ जाता है, क्योंकि आप देख रहे हो कि आपके पास बाह्यतम में इलेक्ट्रॉन है और इसमें n-1 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, इसलिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ गया, और इसकी वजह से जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ गया तो नाभ की आकर्षण बल के मान में कमी आ जाती है। अतः अंदर के ये इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर नाभ की आकर्षण बल को कम कर देते हैं, और यह प्रभाव इस तरह से परीक्षण प्रभाव कहलाता है। यह प्रभाव परमाणु आकारों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। तो पहला प्रभाव जो नाभ के आकर्षण बल का प्रभाव है वह परमाणु के आकार को कम करता है, और दूसरा जो प्रकार है परीक्षण प्रभाव स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो परमाणु के आकार में वृद्धि करता है। लेकिन इन दोनों का जो हमारे पास क्यूमुलेटिव इफेक्ट है वो इन दोनों के जोड़ से आता है, इन दोनों की जो वैल्यूज हैं उनके कंबाइंड इफेक्ट से आता है। एल्जेब्रिक सम नहीं है, सॉरी ये अर्थमेटिक सम नहीं है, लेकिन हम लोग इसको यहाँ देखेंगे कि संक्रमण श्रेणी के प्रारंभ के तत्वों में डी इलेक्ट्रॉन कम संख्या में होते हैं, शुरू के जो D1 से और D5 के बीच में, तो वहाँ पर परीक्षण प्रभाव कम होता है, जिससे परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने के साथ साथ नाभ के आकर्षण बल बढ़ता है और परमाणुीय त्रिज्या का मान कम हो जाता है। पहली चीज में तो क्या है आपके पास कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की जो वैल्यू है वह इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, और इसकी वजह से इसकी साइज कम होती है। दूसरी केस में जब हमारे पास संक्रमण श्रेणी के मध्य के तत्वों में बढ़ने वाला नाभ की आवेश क्या होता है और परीक्षण प्रभाव दोनों एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं। इसकी वजह से यह मध्य के तत्वों का आकार लगभग समान हो जाता है, और संक्रमण श्रेणी के अंतिम तत्वों में डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने के कारण यहाँ पर एन में D9 और D10 में इनकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, तो परीक्षण प्रभाव की वैल्यू नाभ की आवेश की तुलना में डोमिनेंट हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, और इसकी वजह से परमाणु के आकार में वृद्धि होती है। तो ये बात तो रही थी हमारी एटॉमिक साइज की। अब दूसरी चीज़ इसके साथ साथ जुड़ी है हमारे पास आयनिक साइज। आयनिक साइज में यदि हम +2 आयंस के रूप में बात करें, जो हमारे पास ट्रांजिशन सीरीज है उसमें +2 आयंस के रूप में बात करें, तो यहाँ पर इनकी जो वैल्यूज़ है आप देख रहे हैं 0.90, 0.88, 0.84, 0.80, 0.76, 0.74, 0.72, 0.69 लगातार कम हो रही है। तो आयनिक त्रिज्याओं के मान में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ कमी होती है। ये हमारे साथ इम्पोर्टेंट चीज़ है कि परमाणु त्रिज्याओं के मान तो हमारे पहले कम होते हैं, बीच में स्थिर होते हैं और लास्ट में बढ़ते हैं, लेकिन आयनिक त्रिज्याओं के मान परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ कम होते हैं। दूसरी इसी तरह की हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, वो है हमारे पास आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन विभव। आयनन विभव जैसे आप लोग स्कूल स्तर पर पढ़ चुके हैं कि आपके पास कोई भी आइसोलेटेड गैसीय एटम है, सबसे पहले तो हम उस किसी भी जो आपके पास जैसे तो पता है कि हमारे सारे मेटल्स हैं, सारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं, इनको सॉलिड फॉर्म में लिक्विड से गैसियस फेज में लाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद हम लोग इसमें आइसोलेटेड गैसियस एटम लेंगे, और उस आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल, बाह्यतम कोश मतलब आउटर मोस्ट शेल के सबसे ढीले बंधे मतलब जो सबसे दूर होगा इलेक्ट्रॉन, उसको पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा आयनन विभव कहलाती है। तो ये बहुत बिल्कुल सिंपल पार्ट है कि आयनन विभव हम लोग जानते हैं कि यदि हम लोग आउटर मोस्ट शेल के सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को हम लोग यदि बाहर निकालने के लिए जितनी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वो उसकी आई ई या एनाइजेशन एनर्जी कहलाती है, IP कहलाती है। तो यदि हम लोग देखें कि इस ट्रांजिशन सीरीज में आयनन विभव के मानों में किस तरह परिवर्तन होता है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि आवर्त में यदि हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, तो लेफ़्ट टू राइट चलने पर आपको पता है कि नाभ की आवेश में वृद्धि हो रही है, नाभ की प्रोटॉन की संख्या 21 से लेकर 30 हो रही है, और इसकी वजह से एटॉमिक साइज में कमी होती है। एटॉमिक साइज में कम हो रही है, एटॉमिक साइज की कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य की दूरी
कम हो जाती है। जब एटॉमिक साइज कम होगी तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की दूरी कम हो जाएगी, और इसकी वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स का मान इलेक्ट्रॉनों पर बढ़ जाता है, और उन्हें पृथक करने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की ज़रूरत होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये है आईपी की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो यहाँ हम लोग देखें कि कैसे इस ट्रांजिशन सीरीज में, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में ये फिनोमेना होता है। तो हमारे पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में 4s कक्षक है और 3d कक्षक है। तो हमारे पास ये पता है हमें कि 4s कक्षक की तुलना में 3d कक्षकों की ऊर्जा अधिक होने के कारण ये 4s के बाद भरे जाते हैं। ये पता है आपको अब्बा रूल से कि हमारे पास 3d कक्षकों की ऊर्जा अधिक है, इसलिए 4s के बाद भरे जाते हैं। लेकिन आयनन की क्रिया में इलेक्ट्रॉन 4s कक्षक से पृथक होता है और उसके पश्चात 3d से पृथक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्कैंडियम से जिंक तक आयनन के विभव के मानों में वृद्धि होती है। जैसा कि अपनी परमाणु साइज के मान में कमी हो रही है, इसलिए आयन जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है आईपी की वैल्यू है वो बढ़ती है, लेकिन यह वृद्धि अनियमित रूप से होती है। जैसे कमी भी अनियमित रूप से हो रही थी, तो यह वृद्धि भी अनियमित रूप से होती है। द्वितीय आयनन विभव का मान यदि हम सेकंड आईपी निकालें तो स्कैंडियम से जिंक तक बढ़ता है, लेकिन क्रोमियम और कॉपर दो हमारे पास ऐसे केसेस हैं, क्योंकि कॉपर का हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d5 4s1 है, कॉपर का हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d10 4s1 है। तो यदि हम सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे आफ्टर मोस्ट से, तो अब इलेक्ट्रॉन D10 से जाए, D5 और D10 से जाएगा, और चूंकि D5 और D10 हमारे अधिक स्थायी विन्यास है, इसलिए यहाँ के लिए हमें ऊर्जा का मान अधिक होता है। तो यहाँ पर Cr और Cu इन दोनों का जो मान है वो अपने एडजेसेंट एटम्स, दोनों तरफ के जो एटम्स हैं उनसे ज़्यादा होता है। Cr का मान वेनेडियम और मैग्नीज से ज़्यादा होता है, और कॉपर के सेकंड आईपी का मान निकेल और जिंक के सेकंड आईपी से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ हम लोग देखेंगे कि आईपी का जो रोल है, वो आईपी का रोल हमें एक मेटल्स की रिएक्टिविटी के मेजरमेंट में काम आता है। जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास फर्स्ट ए जो एल्कली मेटल्स क्षार धातु हैं, और सेकंड ए जो कि हमारे पास एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्षारीय मृदा धातु हैं, वो बहुत रिएक्टिव हैं और उनकी आईपी की वैल्यूज़ बहुत कम होती हैं, और संक्रमण तत्वों की तुलना में कम होती है। अतः ये धातुएं संक्रमण तत्वों की तुलना में अधिक क्रियाशील होती है। तो एक मेजरमेंट है, हम मेटल्स की रिएक्टिविटी निकाल सकते हैं। तो इस आयनन विभव की सहायता से हम ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तीसरी चीज़ जो हमारे पास फैक्टर है, तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, वो है हमारे पास रेडक्स पोटेंशियल। इसमें हम लोग रेडक्स पोटेंशियल में हम ये चीज़ लेके चलेंगे कि हमारे पास उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है। यदि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास मानक अपचयन विभव का मान यदि जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा, इसका मतलब है धातु उतनी ही प्रबल अपचायक होगी, रिडक्टेंट होगी वो, और लेकिन अपचयन विभव का मान धनात्मक होने पर धातु ऑक्सीकारक प्रवृत्ति की होती है, वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर की होती है। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों में कॉपर के अलावा सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉन विभव ऋणात्मक होते हैं। अतः यह होना चाहिए कि इन सभी संक्रमण तत्वों को वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन मुक्त करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। होना तो चाहिए, इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ हमारी ये कहती है कि कॉपर के अलावा सारे के सारे जो हमारे पास तत्व हैं उनकी जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो नेगेटिव है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास मैग्नीज के अलावा सारे के सारे तत्व हैं वो वाटर और अम्लों के प्रति उदासीन होते हैं। इसकी दो वजह हैं। एक तो है कि जो मेटल्स हैं उन मेटल्स पर ऑक्साइड का रक्षीय आवरण होता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर, ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जिसकी वजह से जो वाटर है वो एसिड्स हैं वो रिएक्टिव नहीं हो पाते। और दूसरी चीज़ जो और भी इम्पोर्टेंट है कि इनके आयनन विभव, इनकी जो आईपी वैल्यू है, आईई वैल्यू है, और हाई जो इनकी सब्लिमेशन एनर्जी है, हाई आईपी और हाई सब्लिमेशन एनर्जी, और इसके साथ साथ हाई हाइड्रेशन एनर्जी, लो हाइड्रेशन एनर्जी, इसकी वजह से
ये है, इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव होते हुए भी जो हमारे पास तत्व हैं वो तत्व जल और अम्लों के प्रति उदासीन रहते हैं। तो आज के लेक्चर में मैं सोचता हूँ आपके लिए तीन ये जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, परमाणु का आकार, परमाणु आकार, आयनिक आकार, आईपी और रिडक्स पोटेंशियल, ये तीन जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि हमारे पास जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है और जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। थैंक यू।